वेइंग मशीन। वेइंग मशीन वो जो मशीन जो आपने घरों में थी, दुकानदार में के पास देखा होगा, वो जो गुप्ता जी होते होंगे आपके घर के पास में, ठीक है, उनके दुकान में अगर गए होंगे कभी तो वहां पर आपने एक मशीन देखा होगा। उस मशीन में क्या करते हैं, जैसे ही कुछ रखते हैं तो वो आजकल जो डिजिटल मीटर्स होते हैं, जैसे कुछ रखते हैं वो जो डिजिटल मीटर है वो नाचने लगते हैं, वो अलग अलग वैल्यूज रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में ना जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये सब चीज बहुत फैसिनेट करती है। तो आप क्या करते हो, कुछ डालते हो, कुछ निकालते हो, चेक करते हो कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, सही नहीं कर रहा। तो वेइंग मशीन के बारे में आज पढ़ना है। अब ये वेइंग मशीन, इसका नाम लिखा होता है वेइंग मशीन, लेकिन याद रखेंगे द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज मास, वेट नहीं बताता वो। द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन is mass. The reading of weighing machine is mass. ये आपको याद रखना है। और how to calculate the reading of weighing machine? So the reading of weighing machine is given by the reading of weighing machine is given by कभी भी वेइंग मशीन का रीडिंग अगर फाइंड आउट करना है तो जैसे स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन डिवाइडेड बाय जी किया था, यहाँ पे क्या कर दोगे, नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी कर दोगे, तो दैट विल गिव द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन में दो बातें याद रखनी है, इसका नाम मिसलीडिंग है, यहाँ पे वेट ऐसा है, वेइंग मशीन मतलब ऐसा लगता है कि ये वेट को मेजर करके बताता होगा, लेकिन वो गलत सोच है। वेइंग मशीन भी मास मेजर करता है। और व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन एंड हाउ टू कैलकुलेट इट? तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी। अब मान लेते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये ग्राउंड है, धरती हमारी माता है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पर एक वेइंग मशीन इस तरह का रखा हुआ है। नए जमाने का वेइंग मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन, पुराना वाला मशीन नहीं है। सबने देखा है ना वेइंग मशीन, घर वाले बाहर तो जाने देते हैं, लॉक लगा के रख देते हैं। यस सर। ऐसा तो नहीं करते ना घर वाले कि इसको खुला छोड़ना, खतरे से खाली नहीं है तो बारी गेट लगा के बंद कर देते हैं। सपोज ये वेइंग मशीन है और ये इसका मीटर, और इस वेइंग मशीन में एक इंसान खड़ा हुआ है जिसका मास हमें पहले से पता है। तुम बोलोगे सर मास पहले से पता है तो फिर फाइंड क्या करते हैं? मास पहले से पता है क्योंकि हम इसको चेक कर रहे हैं काम कैसे करते हैं। सर लेकिन हम तो जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम अपना वेट चेक कर रहे हैं, तो फिर नहीं, ये मास गलत का। है, गलत हम बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज योर वेट और तुम अगर बोलोगे 50 केजी, तो नॉर्मल इंसान के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई फिजिक्स वाला बंदा होगा ना, बोले तुम्हारा वेट 50 केजी, वेट पूछ रहे हैं, वेट मतलब फोर्स पूछ रहे हैं। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जो अर्थ ने अप्लाई किया है। तो वेट इज ऑलवेज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वेट और मास का एक मतलब हो जाता है, लेकिन वो गलत है। अगर कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम बोलोगे मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर तुम्हारा मास 50 केजी का है, 50 इंटू 10 अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूटन का तुम्हारा वेट है। आया क्या समझ में? यस सर। अब ये बस इसीलिए वेट डे टू डे लाइफ में वेट और मास को एक जैसा क्यों बोल देते हैं? मान लो अगर कोई इंसान है 200 केजी का, मान लो वो, उससे अगर पूछा गया कि तुम्हारा वेट कितना है, तो उसने बोला 200 केजी, थोड़ा आराम लगा सुनने में, ठीक है सर 200 केजी है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर उसने फिजिक्स वाला स्टूडेंट होता और वो बोलता कि मेरा वेट 200 न्यूटन, तो पागल हो जाता सुनने वाला। इसलिए बस वो जो सुनने वाले के कंफर्टनेस के लिए हम क्या करते हैं, वेट को भी मास के नाम पे बता देते हैं, लेकिन मास और वेट दो अलग अलग बातें हैं। आया क्या समझ में? यस सर। ओके। अब अपने को ना ये जो वेइंग मशीन है इसका रीडिंग कैलकुलेट करना है। अब ये बस एनालाइज कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। मुझे को इस ऑब्जेक्ट का मास पहले से पता है, लेट द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी m। अब अपने को नॉर्मल कैलकुलेट करना है। कौन सा नॉर्मल? नॉर्मल जो इस वेइंग मशीन में एक्ट करेगा वो नॉर्मल आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप इस इंसान के बारे में बात करोगे तो ये जो इंसान है वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इंसान पर जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, इधर दिखा देते हैं, जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इसका वेट। ये कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ अप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर
वेइंग मशीन और इस इंसान के बीच में कांटेक्ट है, वेइंग मशीन और इंसान के बीच में कांटेक्ट है, तो ऊपर एक रिएक्शन फोर्स जाएगा, ऊपर जो रिएक्शन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब इफ दिस इंसान इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इंसान इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा वो mg के इक्वल होगा। ये पहला स्टेटमेंट है जो आप लिख सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल का वैल्यू देखो, अगर ये वेइंग मशीन इंसान पे नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो ये जो इंसान है वो वेइंग मशीन पे नॉर्मल प्रोवाइड करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेइंग मशीन में कितना नॉर्मल डेवलप होता है यही आपको बार बार कैलकुलेट करना है। और एक बार आपने वो कैलकुलेट कर दिया तो आप रीडिंग को क्या लिखोगे, रीडिंग को आप लिख दोगे नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी। तो नॉर्मल का वैल्यू mg है, mg डिवाइडेड बाई स्मॉल जी। तो g से g को अगर कैंसिल करोगे तो रीडिंग का वैल्यू स्मॉल m हो जाएगा। तो जो उसका एक्चुअल मास है वही उसका रीडिंग आ रहा है। आया क्या समझ में? यस आया? सर। समझ में आया ना? बट वेटिंग मशीन का हमेशा रीडिंग मास नहीं आएगा ना? वेइंग मशीन का रीडिंग हमेशा मास आएगा। वेइंग मशीन वेट नहीं बताता, वेइंग मशीन गिव्स द रीडिंग। वेइंग मशीन हमेशा ऑब्जेक्ट के मास का वैल्यू बताता है। सर वो तो बोलते हैं कि मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट रहता है ना, लेकिन हाँ? वेट चेंज होता है। सर तो फिर हम अगर जाके किसी और नॉर्थ पोल में या फिर और किसी पोल में सर वेट मेजर करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। नहीं नहीं सर नहीं तो नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, तुम्हारा मास जो है वो कभी नहीं चेंज। वो क्यों चेंज हो गया? ये एक्चुअल में ये जो मशीन है उसमें जी का वैल्यू जो है, अगर मान लो अगर आप नॉर्थ पोल पे जा रहे हो और आपने नॉर्थ पोल का जी के वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड किया तो आपका मास हमेशा सेम आएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं रीडिंग में ले लेता हूँ नॉर्थ पोल पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं इक्वेटर वाला ले लूँ तो डिफरेंस आ जाएगा। आप क्या करोगे, अगर इक्वेटर पे मेजर कर रहे हो और इक्वेटर पे ही जो जी का वैल्यू उससे डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका एक्चुअल मास ही आएगा। यस सर। समझ में आया ना? यस सर। ओके। अब और किसी को डाउट है क्या इसमें? मास मेजर कर लेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, वेइंग मशीन से। इसमें थोड़ा मुश्किलें आपके लिए लेके आता हूँ। तो व्हाट कैन बी द मुश्किल लेवल दैट आई कैन इंट्रोड्यूस? तो फॉर द मुश्किल लेवल टू इंट्रोड्यूस लेट मी हाइड दिस फर्स्ट। कहाँ गया ये हाइड फ्लोटिंग कंट्रोल? हाँ, पेज आ जाए। अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था फिजिक्स वाले लोग जो है वो बहुत ही खाली बैठे रहते हैं, कोई काम धाम है नहीं उनको। वो क्या करेंगे, वेइंग मशीन को ले जाएंगे लिफ्ट के अंदर। वेइंग मशीन है, मैं दोनों वैरायटी नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक करा दूंगा। ये जो वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन को ले गए लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट के अंदर ये वेइंग मशीन को ले जाके रख दिया ऐसा। और अगर इस लिफ्ट के अंदर ये जो लिफ्ट है वो सपोज नीचे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ सपोज स्मॉल ए के एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक इंसान है and the mass of this insan is suppose m, mass of this insan is m। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। कोशिश करो, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। जैसे कल स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है वेइंग मशीन में। सर क्वेश्चन थोड़ा और एक बार बोल सकते हैं? क्वेश्चन में है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ए, और इस लिफ्ट में एक इंसान खड़ा है और इस इंसान का मास कितना है, स्मॉल है। इंसान कहाँ पर खड़ा है, तो एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है ये इंसान। ये जो इंसान है वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये पूछा गया है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन। आंसर है m प्लस ma बाई जी। m प्लस ma बाई जी। m प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस। देखते लो हितांश। सर हाँ, सर m माइनस ma बाई जी। m माइनस ma बाई जी। देखते हैं जयदीप, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एनएलएम का कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं रुकेगा अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाया है। तो जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है उसको एनएलएम फ्री के मार्क्स देके जाएगा।
इतना मुश्किल नहीं है। 41 पार्टिसिपेंट्स अगर है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कुछ लोगों से कि वो आंसर लेके आए। आरोप आंसर कितना mg minus n mg माइनस m, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं हो जाएगा? mg माइनस m, mg इज वेट माइनस mg minus n ये गलत लग रहा है। mg माइनस m ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। mg वेट है, वेट का डायमेंशन माइनस मास का डायमेंशन, दोनों मैच कैसे होगा? माइनस के इधर वाला डायमेंशन और माइनस के उधर वाला डायमेंशन सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा है। अर्पित, वर्षा, भास्कर, दानिश, आंसर बताओ भाई। m minus ma by g। m माइनस एम ए बाई जी, देखते हैं। सर m minus ma by g m माइनस एम ए बाई जी, ठीक है, देखते हैं। सर मुझे लगता है m plus ma by g। m प्लस एम ए बाई जी, ठीक है आयुषी, चेक करते हैं हम लोग। देखो आपको कुछ भी करके यहाँ पर नॉर्मल ढूंढना है, और नॉर्मल आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पर बैठा है और वो ये सब चीजों को देख रहा है, ये जो चल रहा है इसको ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर ये जो पार्टिकल है वो ए के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा क्या? यस सर। तो इसमें पहले तो बताओ कि कौन कौन से फोर्सेस है। तो सबसे पहला फोर्स क्या दिखाएंगे? इसका खुद का वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पर कांटेक्ट है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होना चाहिए, हाँ या ना? yes sir ओके अभी अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, अगर ये मुझे नीचे आता हुआ दिख रहा है तो डेफिनेटली मेरे लिए mg का मैग्नीट्यूड नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए क्या? यस सर। तो अगर mg का मैग्नीट्यूड नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए तो मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं क्या? mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं ना? yes sir अब अपने को कैलकुलेट करना है नॉर्मल का वैल्यू। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस ma। अब जैसे ही नॉर्मल मिल गया, जितना नॉर्मल इस वेइंग मशीन ने इंसान पर ऊपर अप्लाई किया होगा, ये इंसान भी उतना ही नॉर्मल अप्लाई करेगा बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर नॉर्मल का वैल्यू मिल गया तो रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन विल बी mg minus ma divided by small g. So the correct value is m minus ma divided by g. ये आंसर है। आया क्या समझ में? सर हाँ सर मैंने जो पूछा था ना कि रीडिंग हमेशा मतलब वेट मशीन हमेशा मास दिखाता है, हाँ, बट यहाँ पर तो मास नहीं दिखा रहा, उससे तो कम वैल्यू दिखा रहा है। तो मास का वैल्यू कम हो गया ना। वो मास का वैल्यू क्यों कम हो गया? क्योंकि ये पुली जो है वो नीचे भाग रहा है। एक्चुअल देखो हमेशा वो एक्चुअल मास दिखाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक्चुअल मास वो तब दिखाता है जब वो ग्राउंड पर रखा रहे या एक ऐसे लिफ्ट पे डाल दो जो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा होगा, तब वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वो एक्चुअल मास का वैल्यू आएगा। अगर आप एक ऐसे लिफ्ट में रख दोगे जो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है या ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तब जो रीडिंग आएगा वो एक्चुअल मास से अलग आएगा। यहाँ पर रीडिंग एक्चुअल मास से कम है। यही लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा होता तो एक्चुअल मास से ज्यादा आ जाता है। हाँ सर समझ आ गया। समझ में आ गया ना? अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि इफ स्मॉल a, मान लो कोई तुम्हारा दुश्मन है और उसने क्या कर दिया, ये जो लिफ्ट का जो धागा होता है, लिफ्ट थ्रेड से बांधा होता है, देखा होगा, डरावना दिखता है वो सीन, दिखा है क्या? yes sir yes sir मान लो कोई तुम्हारा दुश्मन है और उस दुश्मन ने क्या किया, ऐसा टीवी सीरियल्स में बहुत अक्सर होता है, उसने क्या कर दिया, लिफ्ट का धागा काट दिया ऐसे। अब जैसे ही उसने लिफ्ट का धागा काट दिया तो ये जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल में आ जाएगा क्या? अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल में आ गया तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरेगा वो स्मॉल जी हो जाएगा, हाँ या ना? yes sir तो अगर आप इस एक्सेलरेशन के प्लेस में स्मॉल जी रखोगे तो जी से जी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रीडिंग 0 आ जाएगा क्या?
Yes, Yes, sir. sir. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। Weightlessness. Weightless. मतलब अगर आप एक ऐसे लिफ्ट में फंस गए जिसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उतना ही वैल्यू है अगर वो फ्री फॉल में है, तो उस केस में जो रीडिंग आएगा वेइंग मशीन का वो कितना है? 0। अच्छा, अब मान लो अगर लिफ्ट वेइंग मशीन में है और तुम चाहते हो कि खुद को बचाए, मान लो अगर ऐसा ना, किसी के दुश्मन ऐसा ना करे भाई कि लिफ्ट का धागा काट दे, ठीक है? तो अगर मान लो कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है और लिफ्ट का धागा अगर ऊपर से टूट जाता है, तो क्या करना चाहिए? लिफ्ट में ना ऐसे ये वेइंग मशीन हटाएंगे, बोलेंगे जिंदा रहे तो फिजिक्स बाकी बहुत सीख लेंगे। क्या करेंगे? वेइंग मशीन हटाएंगे साइड में और यहाँ पर लिफ्ट के फ्लोर में सो जाएंगे। उससे क्या होगा? जो इम्पैक्ट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ऐसे सीधा रहोगे ना तो इम्पैक्ट सीधा फुट पर आएगा, हो सकता है पैर वैर टूट जाए, इंजरी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे लेट जाओगे ना यहाँ पर, तो इंजरी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो नॉर्मल है वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ऐसा है कि अगर ऐसे पैर के साइड से खड़े रहोगे, नॉर्मल जो खड़े रहने का इंसान है वैसे अगर खड़े रहोगे तो पैर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पैर टूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लेट जाओगे पूरी बॉडी में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सब में दर्द होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम जिंदा बच जाओगे। तो ये याद रखेंगे कि कभी इस तरह के सिचुएशन में अगर फंस गए, ठीक है, खुदा ना चाहे कोई ऐसा सिचुएशन में फंस जाए, लेकिन अगर वो फंस गया है तो वो क्या करेगा? चुपचाप से लिफ्ट में सो जाएगा। बाकी भगवान की मर्जी, वो अगर चाहेंगे कि तुम्हें जिंदा रखना है तो जिंदा रखेंगे, नहीं तो तुम्हारा जो दुश्मन है वो जीत जाएगा। विनर विनर चिकन डिनर। आया क्या समझ में ये? Yes, sir. तो ये वेइंग मशीन का कंसेप्ट जो है और ये जो स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट है, दोनों एक जैसे ही बात है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. अब एक कंसेप्ट बताऊंगा। ये कंसेप्ट वैसे अगर कोई बोले कि सर डायरेक्टली मेडिकल के एग्जाम में है क्या, तो मेडिकल के एग्जाम में डायरेक्टली नहीं है। ये प्योरली जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अभी जो मेथड बताऊंगा उससे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं। ये जो मेथड है आज वाला, जो अभी जो मेथड बताऊंगा, अगर वो मेथड नहीं भी आता है तब भी आप 90% फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एलएलएम के। वो जो एक्स्ट्रा 10% के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट वाला मेथड है वो काम आता है। तो नेक्स्ट वाला जो मेथड है, अगर समझ में आए तो ही रखना, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे, बोल देंगे अपने के लिए नहीं था, वो जेई वाले बच्चों के लिए था, ऐसा सोच लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. जो नेक्स्ट तरीका है ना, नेक्स्ट मेथड होता है सूडो फोर्स। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम क्या है? सूडो फोर्स। तुमने पढ़ा होगा सूडोपोडिया, पढ़ा है क्या? Yes, sir. सूडोपोडिया क्या था? Yes, sir. False feet of amoeba. फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। उसी तरह यहाँ पे क्या है ना, सूडो मतलब झूठ मूठ का फोर्स, ठीक है? ऐसा कोई फोर्स एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करेंगे? फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कैसी है? बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन क्या करेंगे, सुनना पड़ेगा। सपोज खुली, ठीक है, नहीं खुली नहीं है, लिफ्ट, और ये जो लिफ्ट है वो कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। और फिर से, सिंस मैं बहुत खाली बैठा इंसान हूँ, मेरे लाइफ में एंथुसियाज्म की बहुत कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता हूँ। मैंने क्या किया ना, लिफ्ट के सीलिंग से एक बॉब अटैच कर दिया है ऑफ मास m। लिफ्ट का सीलिंग था, उसमें से थ्रेड के सहारे मैंने क्या कर दिया, एक m मास के बॉब को अटैच कर दिया, और दो ऑब्जर्वर, मैं, ठीक है, और मेरी मैडम। मैं बेकार हूं तो वो भी बेकार नहीं, ये मैं, ठीक है, और ये मेरी मैडम। अब दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर जो है ये कहां पर बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर नहीं, ये बैठा हुआ है ग्राउंड पर, और ये जो मैडम है ये बैठी हुई है लिफ्ट के अंदर, ठीक है। हमने क्या बोला, सूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बस एक कहानी के हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर ग्राउंड वाले बंदे के लिए ये जो m मास का बॉब है वो ऊपर जा रहा है क्या एक्सेलरेशन से? Yes, क्या sir. फोर्सेस लग रहा होगा इस बॉब पर? तो एक तो खुद का वेट लग रहा है mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक ऊपर लग रहा होगा टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
तो अगर ग्राउंड वाला बंदा इक्वेशन लिखेगा फॉर ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, फॉर ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, अगर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को मैंने बोला कि ऑब्जर्वर इक्वेशन बता, तो ऑब्जर्वर कैसा इक्वेशन बताएगा? वो बोलेगा कि अच्छा ये जो बॉब है वो तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर जो थ्रेड में टेंशन होगा वो उसको ऊपर लेके जा रहा है, और उसको ऊपर जाने से कौन रोक रहा है? यहाँ पर जो अप्लाई है वेट। तो ये इक्वेशन कैसे लिखेगा? टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया क्या समझ में? ऑब्जर्वर ने जो इक्वेशन लिखा उसका वैल्यू वो कैसा है? T माइनस mg इज इक्वल टू ma। यहाँ से अगर मैं टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा mg प्लस ma। mg और ma का जो सम होगा वो क्या होगा? थ्रेड का टेंशन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये ग्राउंड वाला बंदा इक्वेशन क्यों लिखे? ये भी तो इक्वेशन लिख सकता है। फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट, फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर, फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट। अब इस लिफ्ट वाले इंसान को ये बॉब कैसा दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा, एक्सेलरेटेड दिखेगा, क्या दिखेगा? स्टेशनरी। स्टेशनरी दिखेगा। अगर ये लिफ्ट के अंदर वाला जो बंदा है वो तो देख रहा है कि भाई जो मान लो ये जो रूम है वो लिफ्ट बन जाए, जैसे वो हॉलीवुड की मूवी में दिखाते हैं कि उसमें क्या होता है, ये रूम होता है, जैसे वो मूवी देखी होगी आपने, मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक है ना? हाँ मैन इन ब्लैक देखी होगी। हाँ मैन इन ब्लैक या हैरी पॉटर में भी वो दिखाते हैं, उनका जो लिफ्ट होता है वो अजब सा होता है, सीधा सीधा लिफ्ट भगा देते हैं, रूम जो होता है उसी को लिफ्ट बना देते हैं। ऐसा देखा है क्या? यस सर, वो सीधा सीधा भागता है। हाँ हाँ, तो वैसा ही है। अगर मान लो ये जो इंसान है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं, ये रूम है, इस रूम पे मैं बैठा हूँ, सीलिंग से क्या है ना, सीलिंग से एक बॉब ऐसे अटैच है। अगर ये सीलिंग कुछ कारण से ऊपर भागना स्टार्ट करे, सीलिंग मतलब ये पूरा पूरा रूम अगर कुछ कारण से ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर मैं भी तो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाऊंगा। अब जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरे को ये रेस्ट में दिखेगा। अगर ये मेरे को रेस्ट में दिखेगा मतलब मेरे के लिए ये इक्विलिब्रियम में। अगर फॉर मी, सॉरी, अगर ये मैडम के लिए ये इक्विलिब्रियम में है तो मैडम इक्वेशन क्या लिखेगी कि टेंशन जो होगा वो डेफिनेटली mg के इक्वल है, तभी मुझे क्या दिख रहा है? ये रुका हुआ दिख रहा है। आया क्या समझ में ये? यस सर। सेम थ्रेड दो अलग अलग इंसान से पूछा गया, एक ने बोला कि टेंशन इन द थ्रेड इज mg प्लस ma, दूसरे ने बोला कि टेंशन इज इक्वल टू mg। किसकी बात को सही माने और किसकी बात को गलत माने? दो लोग हैं, दोनों लोग अपने ही हैं, किसको सही मान ले सर, किसको गलत मान ले। यहाँ पे इसने बोला कि टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma, इससे पूछा गया तो ये तो टेंशन को सिर्फ mg बता रहा है, ये सिर्फ mg बता रही है। इसका ये मतलब है कि या तो ये सही है या ये सही है, दोनों तो सही नहीं हो सकते। दोनों सही तब हो सकते हैं जब इसका एक्सेलरेशन 0 होता है, तभी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अभी तो इसका एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अब एक बात की गारंटी है सर कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, वो अगर अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक तो ग्राउंड पे ही बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो ये तो सही होता था। ये 100% ये इक्वेशन सही है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन is valid only in inertial frame of reference। अब ये सर, ये inertial frame of reference क्या होता है? inertial frame of reference, ये कहानी समझ में आया क्या सबको? कहानी समझ, ये नोट छोड़ दो अभी, ये जो रेड में नोट लिखा है वो छोड़ दो, कहानी पूरा समझ में आया क्या कि क्या मिस्टेक हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैंने एनएलएम के टाइम पे, सॉरी काइनेमेटिक्स के टाइम पे बताया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं इस कहानी पे वापस आऊंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई जानता है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना, वो पॉइंट जहां से बैठकर आप क्या करोगे? क्वेश्चन को एनालाइज करोगे। हाँ सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस
वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए, जहां से क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो पॉइंट, जैसे मैंने अभी बोला था इससे प्रीवियस वाले पेज में एक बार मैं ग्राउंड पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, एक बार लिफ्ट के अंदर जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जिस पॉइंट से आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हो ना, दैट पोजीशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दो तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होगा इनर्शियल फ्रेम या इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट पर है या मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। जब भी मैं पूछूं कि इनर्शियल फ्रेम क्या है तो आप ऐसा बोल देना, सर ऐसा फ्रेम जो या तो रुका हुआ है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, दैट फ्रेम इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, नाम से पता चल रहा है ऐसा कोई भी फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम। जैसे जो प्रीवियस एग्जांपल है इसमें अगर आप देखोगे तो ग्राउंड है उसको हम रेस्ट में अज्यूम करते हैं। ग्राउंड को अगर आप रेस्ट में अज्यूम करोगे तो ग्राउंड इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर आप एक लिफ्ट के अंदर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ये जो लिफ्ट होता वो होता नॉन इनर्शियल फ्रेम। डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ सर। जी मैंने सूडो फोर्स स्टार्ट ही नहीं किया, बस मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है, जिस पोजीशन पर या जिस पॉइंट से आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे दैट पोजीशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हैं, इनर्शियल फ्रेम जहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, ये भी बोल सकते हो, या इनर्शियल फ्रेम वो होता है वो फ्रेम जो या तो रेस्ट में है या मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर ओके, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अब ये पॉइंट देखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना उसको सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई कर सकते हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन गलत हो जाता है, हमने देखा भी। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब सर ये गलत हो गया, ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन सही कैसे करेंगे? तो सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सूडो फोर्स। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सूडो फोर्स। तो नोट क्या है, अब ये बहुत महंगे नोट है, ये सब मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरह के नोट आपको हर मार्केट में नहीं मिलेंगे। ये जो नोट है, सूडो फोर्स is to be introduced on solving the question from non-inertial frame, अच्छा बहुत टफ तो नहीं हुआ ना? नो सर। अभी तक बहुत टफ तो नहीं लग रहा ना? नो सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, अभी तक समझ में आया है? सर। अब
सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, जब भी मैं बोलूँ सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स के लिए आपको तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कब लगा पाएंगे सूडो फोर्स? जब भी क्वेश्चन सूडो फोर्स का हो। आपको कैसा पता चलेगा सर सूडो फोर्स का है? तो आपको सूडो फोर्स में तीन बातें याद करनी है, कब, कहाँ और कैसे। हिंदी आती ना सबको? हिंदी पढ़ा होगा, 9-10 पढ़ा है ना हिंदी? कब, कहाँ, कैसे, कभी सुना है क्या कब कहाँ कैसे? Yes, sir. हाय राम, अरे हिंदी नहीं आती क्या अपने को? हाँ सर आती है। कब, कहाँ, कैसे। तो सूडो फोर्स में अगर ये तीन बातें आपको मिल जाए, मतलब आप सूडो फोर्स अप्लाई कर सकते हो। कैसे? कब का मतलब होता है कि कब लगाना है सर सूडो फोर्स। तो कब लगाना है सूडो फोर्स, उसका आंसर होता है जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड हो। जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड हो। सबसे पहला आंसर क्या है? कब सर सूडो फोर्स कब लगाएंगे? तो जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा आप सूडो फोर्स लगाओगे, या जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है आप सूडो फोर्स लगाओगे। कहाँ अप्लाई करेंगे सर? जिस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे, जिस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे, जिस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे उसमें क्या करना है? सूडो फोर्स लगाना है। सेकंड आंसर है कि सर कहां पर सूडो फोर्स लगाना होता है सर? तो जिस ब्लॉक को आप एनालाइज करोगे उसमें आप सूडो फोर्स लगाओगे। कैसे लगाना है सर सूडो फोर्स? तो कैसे का आंसर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसमें आप सूडो लगा रहे हो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम रिवर्स्ड, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम रिवर्स्ड। ये तीन बातें आपको याद रखनी। लास्ट वाला पॉइंट शायद अभी नहीं समझ में आया, मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा। तो कब सूडो फोर्स कब लगाना है सर? जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड हो तो सूडो लगा देंगे। कहाँ लगाना है सर? जिस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे उसमें सूडो लगाएंगे। कैसे लगाना है? तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स। अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऐसा था, ये लिफ्ट था। देखो अगर सूडो नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, बिना सूडो के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़े, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बिना सूडो के भी हो जाएंगे। और इस लिफ्ट में टाइप कर देते हैं बॉब। अब मैंने क्या बोला था कि सपोज दिस बॉब इज ऑफ मास m एंड दिस लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इस लिफ्ट के अंदर हमने डाल दिया था एक इंसान। अब अगर लिफ्ट a के एक्सेलरेशन से ऊपर भाग रहा है तो ये जो इंसान है ये भी ऊपर भाग रहा है क्या? ये जो इंसान है ये भी ऊपर भाग रहा है ना? Yes, sir. सब सो गए सर। सर सुबह सुबह इतना बोरिंग कर दिया ना सर आपने। सूडो सूडो सूडो, सब सो गए। जागे हुए हैं, सोए हुए लोग जाग Yes. जाएंगे। Yes, sir. ये समझ में आया क्या यहाँ तक? Yes, sir. तो अगर मैं इस इंसान के बारे में बात करूं जो लिफ्ट के अंदर है, ये कैसा फ्रेम है? ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है क्या? मैं क्वेश्चन को लिफ्ट के अंदर से एनालाइज करूंगा। अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा तो ये जो इंसान हो गया वो एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अगर Yes, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा है तो पहला वाला आंसर मिल गया। कब? कब का आंसर क्या है? जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो सूडो लगाएंगे। अच्छा, दूसरा आंसर था कहाँ अप्लाई करना है सर? तो कहाँ अप्लाई करेंगे? तो इस स्मॉल m वाले ब्लॉक को एनालाइज कर रहे हैं तो इसमें सूडो अप्लाई करना है। तीसरा क्वेश्चन है कैसे अप्लाई करोगे? तो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स। फ्रेम ऊपर जा रहा है, अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो वो पीछे आ जाएगा। इसका मतलब जो सूडो का डायरेक्शन आप दिखाओगे ना, तो सूडो का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स। तो m इनटू a का सूडो लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नहीं आया सर समझ में? ये कब, कहाँ, कैसे, तीनों मैच किया क्या? Yes, sir. और क्या क्या फोर्सेस है? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले से दिख रहा था, धागा है तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब अगर मेरे के लिए ये रुका हुआ है, अगर मेरे के लिए ये रुका हुआ है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर होना चाहिए उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम से मैं टेंशन का वैल्यू लिखूंगा तो टेंशन का वैल्यू mg प्लस ma आ जाएगा क्या?
ऐसा ही कुछ पहले भी आया था ना, जब ग्राउंड से सॉल्व Yes, किए sir. थे तब भी टेंशन वैल्यू mg प्लस ma आया था, Yes, जब sir. एक्सेलरेटेड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तब भी टेंशन वैल्यू mg प्लस ma आ रहा है। इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन में टेंशन का वैल्यू सेम हो रहा है, मतलब ये जो तरीका होगा वो सही होगा ना? नहीं Yes, आया sir. सर समझ में? आगे खुल गया सब दिमाग के। ये कैसे हो गया बस थोड़ा। एकदम एकदम देखो, 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात क्या याद रखोगे कि सर सूडो कहाँ यूज करते हैं? हर क्वेश्चन में सूडो यूज करेंगे क्या सर? तो नहीं, अगर आप किसी ऐसे फ्रेम से, ऐसा फ्रेम मतलब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जो एक्सेलरेट कर रहा है, तब आपको सूडो का कंसेप्ट यूज करना है। फिर कहाँ यूज करना है सर? तो जिस भी ब्लॉक को एनालाइज करोगे, मैं लिफ्ट को एनालाइज नहीं कर रहा था, देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं लिफ्ट को एनालाइज नहीं कर रहा था, तो मैंने लिफ्ट में सूडो नहीं लगाया। मैंने किस में सूडो लगाया? वो स्मॉल m वाला जो मास है उसमें मैंने सूडो लगाया। क्यों? क्योंकि मैं स्मॉल m वाले ब्लॉक को एनालाइज कर रहा था, उसमें कितना टेंशन जनरेट हो रहा था वो मेरे को कैलकुलेट करना है। और कैसे अप्लाई करना है? तो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसको आप एनालाइज कर रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स, एक्सेलरेशन को उल्टा करके मास से मल्टीप्लाई करके सूडो ऐड कर। अब अगर आप बात करोगे तो इसके लिए तो ये रुका हुआ है सर, अगर रुका हुआ है मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो ये इक्वेशन क्या लिखेगा? टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma। ये मैंने सूडो का एग्जांपल मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का बताया। दो प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया। एचसी वर्मा है क्या सबके पास? एचसी वर्मा अगर नहीं है ना तो एचसी वर्मा का पीडीएफ मिलता है। हाँ सर है। ठीक है, तो एचसी वर्मा का पीडीएफ मिलता है, वहां से क्या करना, सूडो फोर्स के बारे में पढ़ के देखना। एनसीईआरटी बुक में शायद ना रहे, एनसीईआरटी बुक में अगर नहीं रहेगा तो एचसी वर्मा सूडो फोर्स एनएलएम वाला ये देखना, उसमें से पढ़ के देखना। इतना ही रहने देते हैं आज। आज मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया, दिमाग में टेंशन हो गया सर, कुछ नहीं समझ में आया सर। एंड करते हैं। Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.